गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में आप जो आपके सामने दिखाई दे रही है प्रीवियस यानी पिछले दिन में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूछा था जो कि माइन के डिग्रीनेस से संबंधित थी, उसको मैं सॉल्व करूंगा। दूसरे नंबर पर मैं जो एफ लेटर से स्टार्ट होने वाले डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एफ लेटर से स्टार्ट होने वाले डेफिनेशंस फेस है, फायरी सीम है, फाइनेंशियल ईयर है, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर है, फॉर्म है, इनका डेफिनेशन देने के साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 आज का मैं आपको दूंगा। तो इसमें से जो फेस की डेफिनेशन थी वो प्रीवियस क्लास में ही मैं वीडियो में बता दिया था और उस पर मैं प्रश्न पूछा था। यहाँ पर फायरी सीम का डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं कि फायरी सीम यानी आग वाला सीम किसको कहा जाता है। तो फायरी सीम मीन्स ऐसा कोयला सीम या उसका भाग, फायरी सीम मीन्स ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जो ओपन कास्ट खान हो या अंडरग्राउंड हो, जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही हो या आग लगने का संकेत दिख रहा हो, ऐसे सीम को हम लोग फायरी सीम कहते हैं। तो पहला शब्द क्या है? ऐसा कोयला सीम या उसका भाग, ऐसा कोल सीम या उसका पार्ट जो माइन बाउंड्री के भीतर हो। तो पहला शर्त हो गया ऐसा कोयला सीम या उसका पार्ट। दूसरा शर्त हो गया जो माइन बाउंड्री के भीतर हो। तीसरा शर्त हो गया जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही हो या आग लगा हो, तो ये फायरी सीम कहा जाता है। अब इस पर मैं प्रश्न पूछा था, लेकिन हम लोग जब कोल सीम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोल सीम का क्लासिफिकेशन आग लगने के सेंसिटिविटी के आधार पर, मतलब कोयला सीम कौन सा कोयला सीम कितना जल्दी आग लग जाएगी उसके आधार पर, जिसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, कोयला सीम के आग लगने के सेंसिटिविटी के आधार पर कोल सीम को क्लासिफाई किया गया है। डिग्री फर्स्ट ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, डिग्री सेकंड ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, डिग्री थर्ड ससेप्टिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब इसको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है तो उसको मैं जो है आपके सामने रख रहा हूं, और उसके लिए जो जीएसआर तैयार की गई है वो जीएसआर भी आपको ध्यान रखनी होगी। कोयले सीम का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। कोल सीम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन liability to spontaneous heating। तो ये बेस्ड है, क्या बेस्ड है? पहला बेस्ड है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, और दूसरा बेस्ड है मॉइस्चर कंटेंट। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होती है और मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। जैसे ही आप बोलिएगा क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, यूट्यूब में सर्च करने पर आपको ये क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगी। मैं भी फिर भी थोड़ा सा यहां बता देता हूं। जब कोयले को आप एक निश्चित एयर ओवन में हीटेड करते हैं तो पहले ओवन का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद ओवन मतलब बर्तन, जो आपकी बर्तन रहती है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद ओवन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है।
और फिर उसके अंदर जो बाथ रखी रहती है, जिसको हम लोग ओवन के टेम्परेचर को बाथ टेम्परेचर भी कहते हैं, उसके अंदर जो सैंपल रखी रहती है, जो कोयले की सैंपल होती है, अगर इसको मैं कह दूं ओवन, एयर ओवन, एयर ओवन, और इसके अंदर जो बाथ रखी रहती है वो रहती है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन रहती है। और इसमें हम लोग कोल सैंपल जो 3 kg अपने माइन से लेकर के ROM, रन ऑफ माइन लेकर के आते हैं, उसको पानी में डाल करके छोड़ते हैं। कुछ देर के बाद उसके सरफेस को रब करते हैं, रगड़ करके, खुरच करके उसको छोटा करते जाते हैं, और उसका सैंपल को फिर क्रशिंग करके हम लोग 20 ग्राम सैंपल लेते हैं, 20 ग्राम सैंपल लेते हैं, और उसको, उस सैंपल को 20 ग्राम सैंपल जो लेते हैं हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। किस में रखेंगे? डबल कोटेड जो ट्यूब होता है, डबल कोटेड रहती है, डबल कोटेड रहती है, डबल लेयर वाली टेस्ट ट्यूब रहता है, उसमें रखते हैं। ये क्या रखे हैं? इसके अंदर कोल सैंपल रखे हैं, फाइन, जो अपना 20 ग्राम, ये है 20 ग्राम कोल सैंपल, कोल सैंपल, जिसकी साइज की मैं बात करूं तो साइज जो होती है, साइज ऑफ कोल सैंपल, तो वो जो है -70 से 200 BS मेश का रहता है। इस मेश साइज का ही इसमें आपको सैंपल लेनी है। और फिर हम लोग जो है एक इसके अंदर क्या डाल देते हैं? थर्मामीटर डाल देते हैं। दूसरे कलर से मैं इसको बना देता हूं। इसके अंदर थर्मामीटर डालते हैं। ये क्या है? थर्मामीटर है, जिसमें ग्रेजुएट रहेगा, ये थर्मामीटर है जो कोल सैंपल का टेम्परेचर को बताएगा, जो कि अगर ये T1 है, और एक थर्मामीटर हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं जो कि बाथ के टेम्परेचर को बताएगा। ये थर्मामीटर है, जो कि T2 टेम्परेचर बताएगा। और नीचे से आप इसको क्या करते हैं? हीटेड करते हैं। हीटेड करने से शुरुआत में कहा जाता है कि बाथ का टेम्परेचर बढ़ती है। बाथ मतलब कि जो आप ग्लिसरीन रखे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ती है। अगर इसको एक्सिस पर ड्रॉ किया जाए तो ये टेम्परेचर जो है इस टाइप से बढ़ती है। लेकिन कुछ समय के बाद, ये बाथ का टेम्परेचर है, जो बाथ का टेम्परेचर T2 टेम्परेचर बताएगा, और कुछ समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपका T2 टेम्परेचर बता रहा है। इधर आप टाइम को दिखा रहे हैं और इधर आप जो है टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। तो ये बाथ टेम्परेचर हो गई। T2 क्या हो गया? बाथ या ओवन, जिसको बर्तन कह रहे हैं, उसका टेम्परेचर। इसी जब ये कांस्टेंट हो जाती है तो फिर धीरे धीरे ये जो कोयले का सैंपल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और कोयले का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जिस समय ये बाथ टेम्परेचर को क्रॉस करता है, उसी पॉइंट को हम लोग जो है CPT, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ये यानी कि T1 है, T1 यानी कि कोल सैंपल। अब डिफाइन करिए, कोल सैंपल का टेम्परेचर बाथ टेम्परेचर को जिस पॉइंट पर पार करता है, कोल सैंपल का टेम्परेचर जिस पॉइंट पर बाथ टेम्परेचर को क्रॉस करता है, वही टेम्परेचर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाती है। और उसके आगे थोड़ा समय के बाद जो कोयला है वो इग्नाइट होने लगता है, जिसको आप इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो आपने ये समझ गया क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब हम लोग जो है ये जो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर है, जब
आप मेजर करते हैं अपने कोयले माइंस का जो सैंपल लेकर के, उसमें किसी के यहाँ का अगर 120 डिग्री आता है, किसी के यहाँ का 140 डिग्री आता है, किसी के यहाँ 160 डिग्री आता है, तो इसी आधार पर डिग्री क्या सेंटीग्रेड, इसी आधार पर ये जो जीएसआर दी गई, जीएसआर दी गई, जिसको कोल मिनिस्ट्री द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और साथ ही जो है इसके पहले डीजीएमएस सर्कुलर भी निकाले। तो उसमें जो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, तो इस आधार पर जब हम लोग कोल सीम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आ रही है और ये अगर कम है तो मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 5%, मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 5% है, यानी कि कम तापमान पर, कम हीट करने पर ही वो कोयला सैंपल आपको क्या हो जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, तो बाथ टेम्परेचर को क्रॉस कर जा रहा है। तो इसको हम लोग जो है हाईली लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं, हाईली लाइबिलिटी या डिग्री थर्ड बोलते हैं, डिग्री थर्ड। ये जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल में बताई गई है। अब ये आपने देखा, तो दूसरा में हम लोग जब देखते हैं तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है और मॉइस्चर कंटेंट जो है एंड मॉइस्चर कंटेंट 5% टू 2% है, तब इसको मीडियम लाइबिलिटी और सेकेंड डिग्री कहा गया है, सेकेंड डिग्री। तो ये हो गई आपका 140 डिग्री से 160 डिग्री के बीच में क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा और मॉइस्चर कंटेंट रहेगी 5% से 2%, तब ये मीडियम लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फायरी सीम या सेकेंड डिग्री फायरी सीम कहलाएगा। अब हम लोग तीसरे की के बाद जब करते हैं तो इसमें जो है 160 डिग्री से अधिक अगर आता है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम आती है, ये कम का सिंबल है, 2% से कम आती है, तो इसको लो लाइबिलिटी, लोअर लाइबिलिटी एंड डिग्री फर्स्ट इसको कहा जाएगा, डिग्री फर्स्ट का। तो इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन इसके दिए गए हैं फायरी सीम के। और हम लोग फायरी सीम के बाद देखते हैं डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर दूसरी शब्द जो सीएमआर के डेफिनेशन में दी गई है, उसको हम लोग 12 महीने का समय, 12 मंथ पीरियड, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च सक्सेसिव ईयर का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो 12 मंथ, एक वर्ड याद रखनी है, पीरियड, फ्रॉम आपको याद रखनी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ सक्सेसिव ईयर, यानी कि जो आने वाली ईयर है, तो उसके डेफिनेशन में हम लोग फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करते हैं। ये हो गई दूसरा, जो कि आपका एफ से स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग
फाइनेंशियल ईयर के बाद फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर की बात करते हैं। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, फ्लेम एफ से स्टार्ट हो रही है, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर की बात करते हैं तो ये इनक्लोजर मतलब क्या होता है? कवच। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, इनक्लोजर मतलब कवच। ये जो इनक्लोजर होती है इतना मजबूत बनावट का होता है कि इसके अंदर अगर इनफ्लेमेबल गैस का विस्फोट हो जाता है तो इस विस्फोट के प्रेशर को ये कवच, कवर जो है झटके को बर्दाश्त कर लेती है, और इसके अंदर जो इनफ्लेमेबल गैस के विस्फोट से निकला हुआ या जलने से निकला हुआ जो हॉट गैसेस होती है उसको ठंडा करके बाहर निकालती है, जिससे बाहरी एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस होती है उसमें आग नहीं लगा पाती। और ये जो इनक्लोजर होता है ऐसे एपरेटस को जो इसके अंदर रखा जाता है फ्लेम प्रूफ एपरेटस भी कहते हैं। तो इस संबंध में इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? CEAR 2023 का 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो वहां पर हम लोग जाते हैं, बाकी रेगुलेशन में तो बस इतना ही कह दिया है कि इसकी परिभाषा वही मानी जाएगी जो CEAR 2010 में दी गई है। तो ये फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म की। अब इसका एग्जांपल आप देखिएगा तो गेटिंग बॉक्स, जो मोटर होते हैं, बिजली के जो एपरेटस होते हैं, उनको हम लोग फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर के अंदर ही रखा जाता है। या जो बल्ब लगे होते हैं वो एक कवच के अंदर रखे जाते हैं जो मजबूत कवच का होता है, ग्लास का होता है, जिसको आप फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर ही कहेंगे। तो ये फ्लेम प्रूफ। अब हम लोग एफ से स्टार्ट होने वाला फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर जो डेफिनेशन इस रेगुलेशन में दी गई है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो GSR आपका 1010 जो कि प्रशांत कुमार सरकार साहब द्वारा, DG साहब द्वारा 2018 में निर्गत की गई थी, 1A 1B, तो इन फॉर्मों को लिस्ट में रखा हूं जो 2010 का है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां जहां रेगुलेशन में फॉर्म जो बनाई गई है जिसके तहत नोटिस देने की बात की जाती है उसको देखेंगे। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस था उसको शेयर करता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या है ये क्वेश्चन? ऊपर में दिया हुआ है CMR2 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर 938080 तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में मैं दिया था व्हेन गैस परसेंट इन इनटेक ऑफ लॉन्ग वाल पैनल इज 0.5% and in return is 1.6%, then find out the degree of gasiness of mine. A number first degree, B number second degree, C number third degree, D number none of the above, E number all of the above. तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और जब मैं कल G शब्द से डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा तो उस समय मैं उनके रेगुलेशन का, उस 2 नंबर के रेगुलेशन को बताऊंगा। तो यहां पर जो डिग्री फर्स्ट गैसीनेस है या डिग्री सेकंड गैसीनेस है उसकी डेफिनेशन में दी गई है, ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर है और जो ओपन कास्ट माइन नहीं है, जिसके भूमिगत भाग में गैस पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है, गैस पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है। यदि पाई जाती है तो 0.1% से अधिक न हो, 0.1% से अधिक न हो, तब ऐसे माइन को हम लोग डिग्री फर्स्ट गैसी माइन कहते हैं। 0.1% से अधिक न हो। साथ ही कोयले के प्रति टन रेजिंग के हिसाब से, मतलब 1 टन अगर कोयला निकालते हैं तो जो निकलने वाली कोयले सीम के बीच से निकलने वाली गैस यानी मीथेन गैस की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से अधिक ना हो, तब जो है उसको डिग्री फर्स्ट कहते हैं।
उसी अनुसार आप डिग्री सेकंड क्या कहते हैं? डिग्री सेकंड में आप कहते हैं ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जो ओपन कास्ट खान ना हो, जिसके भूमिगत भाग के जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस 0.1% से अधिक हो और कोयले के प्रति टन रेजिंग के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक परंतु 10 क्यूबिक मीटर से कम हो। तो यहां पर 0.1% से अधिक कह दिया गया और दूसरी कंडीशन बताई गई है कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक हो। 1 टन आप रेजिंग करते हैं तब, 1 टन आप प्रोडक्शन करते हैं तब उसमें से निकलने वाली गैस की मात्रा 1 टन से अधिक हो। तो यहां पर डिग्री सेकंड की अगर बात करेंगे, डिग्री सेकंड गैसीनेस ध्यान रखना है। यहां पर अभी मैं बताया था लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेशन, आग के आधार पर कोयले सीम का क्लासिफिकेशन। अब यहां पर बात आ रही है किसके आधार पर? गैस के आधार पर, निकलने वाले गैस के आधार पर। तो डिग्री फर्स्ट में तो अगर बात करें तो इसमें मात्र दिया हुआ है क्या? 0.1% से कम गैस, ये कम का है, तब उसको आप कहते हैं डिग्री फर्स्ट। या 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन, ये रेट ऑफ इमिशन कहलाती है, रेट ऑफ इमिशन कहलाती है, रेट ऑफ इमिशन कहलाता है। रेट ऑफ इमिशन, जो गैस निकल रही है वो 1 क्यूबिक मीटर पर टन से कम हो, तभी आप डिग्री फर्स्ट कहते हैं। जब आप डिग्री सेकंड की बात करते हैं, डिग्री सेकंड गैसीनेस, गैसीनेस की बात करते हैं, तो उसमें जो है आपको गैस जो निकल रही है, इमिशन हो रही है, इमिशन गैस जो हो रही है वो 0.1% से अधिक कहते हैं। और रेट जो कहते हैं, रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन, तो इसमें जो है हम लोग कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर से अधिक टू 10 क्यूबिक मीटर से कम पर टन। 1 टन कोयला निकालने पर इतने के बीच में पाई जाती है, तो उसको डिग्री सेकंड बोलते हैं। जब आप डिग्री थर्ड की बात करते हैं, डिग्री थर्ड की बात करते हैं, तो उसमें जो है आपको बोला गया है 0.1% से अधिक, 0.1% से अधिक गैस निकलती है। और रेट ऑफ इमिशन की जब बात करते हैं तो इसमें जो है आपको 10 क्यूबिक मीटर से अधिक बोला गया है। अब यहां पे देखिएगा तो परसेंटेज में दोनों का सेम सेम बोला गया है, 0.1% से अधिक, 0.1%। तो ये डिग्री जो आपकी सेकंड है और डिग्री जो थर्ड है, इसमें कौन सी डिग्रीनेस होगी वो आप रेट ऑफ इमिशन से ही निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके प्रश्न में दिया है। अब उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन में दी हुई है क्या चीज कि आपका जो परसेंटेज है, लॉन्ग वॉल का पैनल है, लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग से आप कोयला निकाल रहे हैं। इनटेक रास्ते में, इनटेक रास्ते में लॉन्ग वॉल पैनल का मैं अगर बना दूं तो इस तरीके से ये लॉन्ग वॉल फेस रहती है और यहां पर टॉप गेट बोलते हैं, इसको टॉप गेट बोलते हैं, जो रिटर्न का काम करती है, रिटर्न का काम करती है। और ये जो है बॉटम गेट कहलाती है, बॉटम गेट कहलाती है। और ये इनटेक का काम करती है। और यहाँ पर फेस रहता है, पावर सपोर्ट रहती है, इसी पे सीयरर रहता है, एफसी सीयर पर सीयरर रहता है। यहाँ पर आपने एक सैंपल लिया तो लिखा हुआ है क्या चीज कि इसमें जो सैंपल लिया है 0.5% आपको गैस मिली। सैंपल लिया यहाँ पर तो सैंपल लिया तो 0.5% गैस मिली। यहां पर सैंपल लिया तो आपको 1.6% सैंपल मिला। तो यही चीज दिया। अब पूछा कि कौन सा डिग्रीनेस का ये लॉन्ग वॉल आपका फेस है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन दी हुई है, सबसे पहले आपको
इनटेक और रिटर्न का इस फेस से जो कोयला है, ये फेस एडवांस रिट्रीटिंग का है, तो ये फेस एडवांस हो रही है, फेस मतलब कोयला निकलते जा रही है। तो इस फेस जो कोयला सीम है, इसमें से जो गैस निकल रही है, आखिर कितनी निकल रही है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है 0.5% और रिटर्न हो रही है 1.6%। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रही है 1.6 माइनस 0.5, जो कि कितनी दिखाई दी आपको 1.1%। तो ये परसेंट में आई है डिफरेंस, जो आपको गैस मिल रही है, गैस इमिशन मिल रहा है। अब इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन जो है यहां से हट जाता है। पहले डिफरेंस निकालें, उसके बाद जो है आप उसका 1.1% को आपने फ्रैक्शन में बदला, तो ये फ्रैक्शन में बदल लिए। अब ये फ्रैक्शन में बदलने के बाद ये तो परसेंटेज दी हुई थी, आपको चाहिए जो आप पढ़े क्यूबिक मीटर पर टन में, क्या चाहिए क्यूबिक मीटर पर टन में। तो वहां पर जो लॉन्ग वाल से प्रोडक्शन होती है, आपको ध्यान रखना होगा कि लॉन्ग वाल से जो प्रोडक्शन होती है वो हम लोग कहते हैं कि 2000 टीपीडी होती है, और एयर क्वांटिटी जो फ्लो होती है, एयर क्वांटिटी वो जो है 500 क्यूबिक मीटर, 500 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट अगर हो रही है, 500 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट हो रही है, तो इन दोनों शर्तों में हम लोग कहते हैं 400 क्यूबिक। आप हवा की मात्रा कहां जाते हैं, हवा की मात्रा को निकालने के लिए एरिया और वेलोसिटी से करते हैं, और वेलोसिटी कहां दी हुई है, तो वेलोसिटी दी हुई है आपका रेगुलेशन 160 में, एयर वेलोसिटी, जहां पर 30, 15, 60, 45, 25, 75 की बात करते हैं, तो वहां 1.25 मीटर और 1 मीटर पर सेकंड की बात की गई है मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम की जब बात करते हैं तो 1974 का जो डिजिमल सर्कुलर है वहां से देखते हैं। तो ये आपको दी होनी चाहिए, प्रश्न में नहीं दी हुई है तो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपको चाहिए किसमें, पर टन में। तो पर टन में कहने का मतलब कि अगर ये डेफिनेशन देखते हैं तो आप परिभाषा देखते हैं क्यूबिक मीटर पर टन निकालने के लिए, इमिशन रेट इन क्यूबिक मीटर पर टन में निकालनी है इमिशन रेट। तो उसको निकालने के लिए आप ये ध्यान में रखिए फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100, ये 100 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन में आ गया। यहां पर एयर क्वांटिटी, ये एयर क्वांटिटी जो आप निकाल रहे हैं, ये जो है फेस के पास प्रश्न में दी हुई है तब तो ठीक है, एयर क्वांटिटी इन, अब एक यहां जैसे क्यूबिक मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो क्यूबिक मीटर पर मिनट में इसको लीजिए और डिवाइड कीजिए इसको किससे, टीपीडी से, टन पर डे से, टन पर डे, टीपीडी, यानी एक दिन में जो उत्पादन हो रहा है उससे। अब टाइम को यहां देखिएगा तो यहां डे में है और यहां मिनट में है। डे और मिनट दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो एक डे में कितना मिनट होता है, एक डे में 24 घंटा होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये अब बदल गया मिनट में। अब ये मिनट में बदला तो ये जो है डे जो है मिनट में बदल गया, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, इसको आप मिनट में बदल रहे हैं तो जंप करके ऊपर पहुंचती है, और इस फॉर्मूले से ही आप इसको निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100 इंटू एयर क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर पर मिनट इंटू 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टीपीडी। तो परसेंटेज ऑफ गैस अभी आपने कह दिया 1.1 इंटू एयर क्वांटिटी 500 क्यूबिक मीटर, 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट करके बताइए। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लिए हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दिए हैं। तो ये 1.1
इंटू 500 इंटू 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पर 5 जीरो कर देता हूं, 2 पर 5 जीरो, तो ये आ गई 2 पर 5 जीरो 3.96 क्यूबिक मीटर पर टन। जैसे ही 3.96 क्यूबिक मीटर पर टन आया तो आप जो है डिग्री सेकेंड इसको आप कहेंगे, तो वहां पर आपको डिग्री सेकेंड जो है चूज करनी है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न सॉल्व किए जो कि आपको दिया था। अब मैं एक प्रश्न ब्लास्टिंग गैलरी मेथड का रखता हूं जो कि डिग्रीनेस ऑफ गैसीनेस, जो कि SCCL सिंगरेनी कॉलेज कंपनीज में चल रही है, वहां पर कौन सी डिग्रीनेस गैसीनेस का मान है उसको आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न लिखिए, जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि इनटेक एयर में गैस है 0.2%, रिटर्न एयर में गैस है 2.4%, और जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, और प्रोडक्शन जो है वो हम लोग जो है कर रहे हैं 600 TPD। तो डिग्रीनेस ऑफ माइन बतानी है, ये प्रश्न है आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर मैं दिया हूं आपको, मान लीजिए 11 है क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ जो मैं प्रीवियस ईयर में, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गई आज की, और जो प्रीवियस डे में मैं क्वेश्चन दिया था उसको मैं पढ़ता हूं और उसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हम लोग कहे थे इफ ए थिकनेस ऑफ, तो यहां पर जो आप आंसर दीजिएगा बी नंबर आंसर टिक लगाइएगा, लॉन्ग वाल पैनल वाली परसेंटेज गैस वाली। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए थिकनेस ऑफ माइन बाउंड्री इज 40 मीटर इन बिटवीन ए माइन एंड बी माइन ऑफ ए ओसीएम, एंड इफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज फाउंड इन माइन बाउंड्री पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग आपने पाया है, देन दिस सीम इज कॉल्ड, तो उस सीम को क्या कहेंगे? फायरी सीम ऑफ ए माइन, फायरी सीम ऑफ बी माइन, फायरी सीम ऑफ बोथ माइन, नॉन फायरी सीम बट ओनली स्पॉन्टेनियस माइन फॉर बोथ, नॉन फायरी सीम। तो माइन बाउंड्री जो कि एक पिलर मोटा होता है, माइन बाउंड्री जो कि एक पिलर मोटा होता है, एक पिलर मोटा जो रेगुलेशन 111 में दी हुई है उसके अनुसार सरफेस के गहराई और गैलरी के चौड़ाई के अनुसार रखते हैं। अगर उसमें आग लगी हुई आपको पाई जाती है, चाहे ए माइंस का हो या बी माइंस का हो, यहां पर उस सीम से जुड़ा हुआ जितने माइंस होंगे वो सभी माइंस फायरी सीम ही कहलाएंगे। इसलिए यहां पर जो आंसर आप देंगे वो जो है आपका क्या होगा? आंसर बोथ होगा। तो फायरी सीम ऑफ बोथ माइन, आंसर सी को आप टिक लगाएंगे, आंसर सी को टिक लगाएंगे, फायरी सीम ऑफ बोथ माइन। तो चलिए ये आंसर जान गए। आपके सामने 2U दिख रही है, लेकिन F से स्टार्ट होने वाली फेस, फायरी सीम और ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग देखे इनका डेफिनेशन। तो फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाई इंड ऑफ द गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। तो यहां पर जो फेस का इन बाई इंड आप कहते हैं, किसका इन बाई इंड? तो गैलरी ड्रिफ्ट का इन बाई इंड। यहां पर इन बाई इंड और आउट बाई इंड ये क्या होता है, इस चीज को आप, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, उसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपकी ये फेस है,
ये जंक्शन है, यहाँ से आपने जंक्शन से फेस को ड्राइव किया है। ये फेस है जो आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, और आप खड़े कहाँ हैं उस जगह को देखिए। अगर आप इस जगह पे खड़े हैं, ये पर्सन है जो इस जगह पे खड़ा है, तो अगर फेस की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये जो है कहलाएगी इन बाय इंड, इन बाय इंड, इन बाय इंड। और इधर अगर ये पर्सन जा रहा है तो इस जगह पर खड़े हो करके इधर जा रहा है, तो ये कहलाएगा आउट बाय, आउट बाय इंड। तो किसी गैलरी का आगे बढ़ता हुआ या किसी ड्रिफ्ट का आगे बढ़ता हुआ भाग जो इन बाय इंड का होगा, आउट बाय इंड का नहीं होगा, इन बाय इंड का होगा, उसी को आप फेस कहते हैं। तो इस फेस का डेफिनेशन में हम लोग इन बाय इंड और आउट बाय इंड को समझे। अब हम लोग देख रहे हैं 2V। 2V में आपको लिखा हुआ है फायरी सीम मीन्स ए सीम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियस सीटिंग एग्जिस्ट। मतलब ऐसा सीम जिसमें आग या स्पॉन्टेनियस सीटिंग एग्जिस्ट हो गई है। इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग, तो ओपन कास्ट वर्किंग हो या फिर बिलो ग्राउंड हो, उसको फायरी सीम बोलेंगे। लाइंग विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ ए माइन, जो कि माइन बाउंड्री के भीतर हो। अब सिम्फार इसके लिए प्रिपेयर किया है। डीजीएमएस सर्कुलर 3/1994 इसको एक्सेप्ट किया है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको एक्सेप्ट करके जीएसआर के तहत लेके आया है। अब इसमें सीरियल नंबर, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड सीम, इसको मैं बता चुका हूं कि 160 डिग्री से अधिक तो 2% से कम तो लेस लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस सीटिंग, डिग्री फर्स्ट कहेंगे। 160 से 140 डिग्री है, 2% से 5% के बीच में मॉइस्चर कंटेंट है तो मॉडरेटली लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस सीटिंग, डिग्री सेकंड है। 140 से 120 के बीच में है, 5% से मॉइस्चर कंटेंट अधिक है तो मोर लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस सीटिंग, डिग्री सेकंड बोलेंगे। अब यहाँ पे व्हाट इज क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो इसको मैं बता चुका हूँ। ए टेम्परेचर एट विच द कोल सैंपल टेम्परेचर पास द क्रॉस द बाथ टेम्परेचर, गिव फिगर ऑन बोर्ड एंड एक्सप्लेन। तो उसको मैं इस जो लिंक दिखाई दे रही है जिसको मैं कहा कि जैसे ही बोलिएगा क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो उसमें आपको दिखाई देने लगेगी। यूट्यूब में आप जाके सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात की मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ द मार्च ऑफ द सक्सेसिंग ईयर। सक्सेसिव ईयर का जो पहला अप्रैल से लेकर के जो आप बात करते हैं नेक्स्ट का जो 31 मार्च होता है वहां तक का 12 मंथ का पीरियड। अब यहाँ पे फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर दिखाई दे रही है, एफ से ही स्टार्ट होने वाला है। शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजरिंग द रिलेटिव और टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2000 की बात की गई है। 2010 की बात की है तो फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर में 2023 का 2 का ZD में डिफाइन किया है। फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर मीन्स एन इंक्लोजर इन विच द पार्ट्स विच कैन इग्नाइट ऑन एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर आर प्लेस्ड एंड विच कैन विथस्टैंड द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग द, मतलब ऐसा फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर मीन्स ऐसा इंक्लोजर इन विच द पार्ट, जिसके अंदर जिस पार्ट को रखा जाता है, विच कैन इग्नाइट, अगर वो इग्नाइट हो जाती है एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर के चलते, तो वो जो रखी गई है एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर में रखी गई है और वो इग्नाइट हो जाती है, तो वो जो है उसके अंदर रखा हुआ एपरेटस, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रही है एक इंक्लोजर है, इसके अंदर कोई एपरेटस रखी हुई है जैसे सर्किट ब्रेकर या स्विचेज होती है, तो वो अंदर में रखी हुई है, तो वो पार्ट्स है जिसको हम लोग कह रहे हैं पार्ट्स, विच आर पार्ट्स विच कैन इग्नाइट एन एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर, एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर में रखी हुई है और उसके अंदर वो पार्ट्स जो है इग्नाइट हो जाती है, तो विच कैन विथस्टैंड द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग एन इंटरनल एक्सप्लोजन। इंटरनल एक्सप्लोजन के चलते जो प्रेशर डेवलप होती है उसको वो जो है सहन कर लेता है, विथस्टैंड रहती है ऑफ एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर एंड विच प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन के फैलने से वो रोकता है टू द एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर, बाहर में जो एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर है उसमें फैलने से रोकता है सराउंडिंग द इंक्लोजर। तो ये 2023 CEAR 2023 का डेफिनेशन में दिया हुआ है। फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म मीन्स ये फॉर्म एज में स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर इन और इंस्ट्रक्शन बाय द चीफ इंस्पेक्टर
अंडर दिस रेगुलेशन। तो यहां पर प्रशांत कुमार सरकार साहब ने 2018 में ही 1010 जीएसआर के तहत उसको फॉर्म के तहत रखा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रेगुलेशन 3, जब हम नोटिस ऑफ ओपनिंग की बात करते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पिछला मैंने डेफिनेशन दिया कि जो माधवी मिश्रा है उनको भी आपको नोटिस देनी है। डीजीएमएस जो अब उत्पल शाह साहब हैं, 31 मार्च को प्रभात कुमार साहब रिटायर कर गए, तो उत्पल शाह साहब को आप अब नोटिस ऑफ ओपनिंग को दीजिएगा, रीजनल इंस्पेक्टर को दीजिएगा। तो ये जो नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म 1A में डीएम, सीआईएम, आरआईएम को देना है, वो जो है आप फॉर्म 1A में देंगे। रेगुलेशन 6 में 1B का जो आपको देना है नोटिस ऑफ रीओपनिंग, माइन किसी कारण से आग लगने, पानी के बाढ़ से या अन्य किसी कारण से रूफ हॉल से बंद कर दिए हैं तो उसको रीओपन करना चाह रहे हैं। आग बुझ गई है, पानी डिवाटरिंग कर लिए हैं, आपने रिसेटलमेंट कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप रीओपन करना चाहते हैं तो 1B के तहत फॉर्म 1B याद रखना है, उसके तहत नोटिस देनी है। किसको देनी है? वही चीफ इंस्पेक्टर माइन यानी उत्पल शाह साहब को देनी है। रीजनल इंस्पेक्टर जो आपके क्षेत्र के रीजनल, जैसे धनबाद के MK साहू साहब हैं, तो उनको देनी है रेगुलेशन 6 के तहत। रेगुलेशन 5 में जब बात करेंगे तो इसकी मैं बता चुका हूं कि नोटिस ऑफ क्लोजर अबैंडनमेंट को देते हैं 1C के तहत, मतलब अबेंडन किए हैं या क्लोजर किए हैं तो 1C में फॉर्म में देंगे। रेगुलेशन 5 के तहत अगर डिसकंटिन्यूड किए हैं, मतलब इनएसेसिबल बनाए थे, अप्रवेश योग्य बनाए थे, तो 1D में आप उसका फॉर्म में नोटिस देंगे। किनको देंगे? वही माधवी मिश्रा धनबाद में है तो माधवी मिश्रा डीएम को देंगे, रीजनल इंस्पेक्टर MK साहू साहब को देंगे, और डीजीएमएस उत्पल शाह साहब को अब नए बन गए हैं 1 तारीख से, उनको देंगे। रेगुलेशन 7 की बात करते हैं तो रेगुलेशन 7 में 2A, 2B, 2C, 2D, 2E 5 फॉर्म है। रेगुलेशन 7 के तहत 5 फॉर्म है, जिसमें नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, माइन का नाम चेंज कर दिए। जैसे कि यहाँ पर आपकी माइन थी बेरा अलग से, दोबारी अलग से, कुइया अलग से थी, तो उसको एमेलगेमेट करके माइन बना दिया गया ABDKC माइन बनाया गया, एमेलगेमेटेड बेरा, दोबारी, कुइया, कॉलरी। तो जैसे ही इसको बनाया गया, मिलाया गया, तो इसकी नोटिस जो है मैनेजर देंगे, जो मैनेजर हैं ABDKC के, बेरा, दोबारी, कुइया के, उनका मैनेजर, ऑनर एजेंट मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर डीएम को फॉर्म 2A के तहत देंगे। अब नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप ऑफ द माइन, माइन का ऑनरशिप अगर चेंज हो जाती है, बाय द वे जो ये माइन से BCCL न रह करके कोई प्राइवेट कंपनी को दे देता है और उसकी ऑनरशिप चलने लगती है, तो वो उस केस में ऑनरशिप चेंज हो जाती है। या हमारे BCCL के ही जो डायरेक्टर थे, जिनको ऑनर के रूप में हम लोग कहते हैं, वो अगर चेंज हो करते, ट्रांसफर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनके जगह पे दूसरे डायरेक्टर अगर डिप्यूट होते हैं, तो वो जो है माइन के ऑनरशिप चेंज होने पर 2B फॉर्म के तहत जो है नोटिस देनी रहती है। किसको किसको? तो वही जो रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, उनको देनी रहती है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ द माइन। अब 2C के तहत देखिए, नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर। अब अगर एड्रेस चेंज हो जा रही है, किसका? ऑनर का, एजेंट का, मैनेजर का, तो इनका एड्रेस पहले कहीं रह रहे थे, अब कहीं क्वार्टर चेंज करके और कहीं रहने लगे हैं, तो उनका एड्रेस बदल जाएगी। एड्रेस चेंज हो गई है तो, या पहले रहते थे किसमें? कंपनी के क्वार्टर में, अब वो जो है अपने फ्लैट में रहने लगे हैं, तो उनका एड्रेस चेंज हुआ। तो एड्रेस चेंज होगी तो माइन के ऑनर एजेंट मैनेजर का एड्रेस जैसे चेंज हो गया तो फॉर्म 2C के तहत नोटिस रेगुलेशन 7 के तहत देनी पड़ती है। तो ये 2C देख लिए। 2D की बात करेंगे तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर। जब कोई एजेंट या मैनेजर का आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपको पूछेगा कि कौन सा फॉर्म में उनकी नोटिस देनी रहती है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को। यहां फॉर्म 2D के तहत नोटिस देनी रहती है। तो अपॉइंटमेंट में 2D याद रखना है, अपॉइंटमेंट में 2D, 2C एड्रेस में, और ऑनरशिप में 2B, और चेंज ऑफ माइन का नाम में 2A। 2D तो देख लिए हम लोग, अपॉइंटमेंट का 2E में नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर का टर्मिनेशन हो जाता है, एजेंट का टर्मिनेशन हो जाता है, तो वहां पर 2E में टर्मिनेशन 2E याद रखनी है। फॉर्म 3 की बात करते हैं, 2 खत्म हो गई, फॉर्म 3 की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो रेगुलेशन 4 में दी गई है, तो एनुअल रिटर्न वार्षिक, जो कि अब पोर्टल, जो कि
श्रम सुविधा पोर्टल है उसके तहत एनुअल रिटर्न देने की बात कही गई है, तो वो फॉर्म 3 में देंगे। फॉर्म 4A में जब हम लोग रेगुलेशन 8 की बात किए थे तो फॉर्म 4A में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस आपको फॉर्म 4A में देनी है, जिसको 24 घंटे के अंदर आप देते हैं। ऑनर मैनेजर, CIM, DM, RIM और कोल माइंस वेलफेयर कमिश्नर को भी देते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर को भी 29Q का जो रूल 29Q है, माइंस रूल 1955 का, उसके तहत वर्कमैन इंस्पेक्टर को भी देते हैं। तो आपको ये फॉर्म 4A में देनी है। फॉर्म 4B जो पार्टिकुलर ऑफ द डिसीज इंजोर्ड पर्सन, अगर आपकी डिसीज्ड कोई हो गई है तो उसको मैनेजर और ऑनर मैनेजर जो है फॉर्म 4B में देंगे डिसीज के तहत। फॉर्म 4C पार्टिकुलर्स ऑफ इंजोर्ड पर्सन इंज्योरिंग टू ड्यूटी, ड्यूटी में अगर इंजोर्ड हो गया है तो उसके लिए पर्सन को 4C के तहत देना है, पार्टिकुलर्स देनी है। पार्टिकुलर्स मतलब उसकी डिटेल्स देनी है। डिसीज व्यक्ति या इंजोर्ड पर्सन का जो डिटेल्स है उसको 4B में देना है, पार्टिकुलर्स देनी है। इंजोर्ड पर्सन या डिसीज को पार्टिकुलर्स को उसकी पार्टिकुलर 4B में देनी है। और पार्टिकुलर्स टू इंजोर्ड पर्सन रिटर्न ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर वो रिटर्न आता है जो व्यक्ति, तो उसका फॉर्म 4C में देनी है। रेगुलेशन 9 फॉर्म 5 की बात करते हैं, जिसमें नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीज, नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीज का जो है अपने को देनी है किसमें, फॉर्म 5 में। अब फॉर्म 6 की बात करेंगे, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्टर कोई कंट्रावेंस उल्लंघन पाते हैं तो उसको जिस फॉर्म में लिखनी रहती है वो पॉइंट फॉर्म 6 होती है, जो रेगुलेशन 117 में देखते हैं। और फॉर्म 7 में ही हम लोग जो है रेगुलेशन 8 के तहत मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट, मैनेजर्स जब चार्ज देते हैं उसका रिपोर्ट का, तब जो है वो कौन से फॉर्म में दी जाती है, तो यहाँ पर फॉर्म 7 है। तो यहाँ पर प्रश्न आज के लिए आपके सामने है, हाउ मेनी टाइम विद इन द एक्सीडेंट गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट बाय द मैनेजर। मैनेजर द्वारा कितने टाइम के अंदर में एक्सीडेंट होने के कितने टाइम के अंदर में इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये विद इन 24 आवर है। वो 4th विथ टू RIM है, C जो है विद इन 7 डेज है, D है विद इन 15 डेज, E है ऑल ऑफ दी अबव। तो कितने दिन के अंदर देनी है ये आप प्रश्न है आपके सामने, एक्सीडेंट होने पर कब इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये इसका कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दीजिए। और नेक्स्ट जो होगी क्लास जिसमें हम लोग G और H से स्टार्ट होने वाले जो शब्द का डेफिनेशंस हैं और DGMS सर्कुलर्स हैं, GSR हैं, उनकी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।